हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे राजस्थान एपीओ के मेंस एग्ज़ाम की जो आंसर राइटिंग होगी वो किस तरीके से होगी, क्या रूल्स होंगे। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि आंसर कैसे लिखना होता है, क्या बेयर एक्ट की लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, कहाँ कहाँ से जो है मार्क्स काटे जाते हैं आरपीएससी के थ्रू। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है कि आप अपने एक स्ट्रेटजी जो है मेंटेन कर सकते हो मेंस को लेके। ठीक है, और भी जो है क्वेश्चन पेपर भी दिखाए थे किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं। ठीक है, ये कंप्लीट जो मेंस के ऊपर थी और भी वीडियोस बनाई थी, अगर अभी तक किसी ने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी जो वीडियोज़ है राजस्थान एपीओ की वो देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखेंगे कि राजस्थान एपीओ के मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी अपनी रखनी है। देखो, हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है मार्क्स कब काटे जाते हैं, मतलब हम किस तरीके का आंसर लिखें कि मार्क्स है जो कि हमारे ज़्यादा काटे ना जाए और हम एक जो है अच्छा स्कोर है जो कि लेके आ सके और हमारा जो है राजस्थान एपीओ में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये जो है ये हमारे माइंड में हमेशा चलता रहता है। अब हम देखेंगे कि कब कब मार्क्स है जो कि काटे जाते हैं। देखो, मीन्स का है जो कि इस तरीके से आंसर देना होगा आपको कि जैसे आपको सामने क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको बता रखा है कि 3 मार्क्स का है जो कि आपका इसका जो आंसर दोगे वो 3 मार्क्स में काउंट होगा। ठीक है, मतलब वो 3 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स से कम आपको देंगे, वो आपके आंसर पर डिपेंड करेगा। तो आपको उसमें कितने वर्ड्स लिखने हैं वो भी एग्ज़ाम में बताता है। ठीक है, साथ ही में आपको जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग है जो कि आंसर लिखना है। जैसे 3 मार्क्स का है तो कम से कम आपको 20 वर्ड्स या फिर 40 वर्ड्स में ही अपने आंसर देने हैं। फिर है मान लो 6 मार्क्स का है तो आपको यहाँ पे जो है पूछा गया है डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, तो कम से कम आपको 7 से 8 डिफरेंसेस देने होंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, या फिर अगर वैसे ही डायरेक्ट कोई क्वेश्चन है 6 मार्क्स का तो आपको कम से कम जो है 6 मार्क्स में कम से कम आप ये मान लो कि 20 लाइंस तो देनी ही पड़ेगी। मतलब वो उसमें अगर वर्ड्स है लिमिटेशन है तो उस वर्ड्स के अकॉर्डिंग, और अगर वर्ड्स नहीं है ठीक है और लाइंस के अकॉर्डिंग है तो लाइन फिर आप जो है 20 लाइंस तो कम से कम देनी ही होंगी आपको, तभी जाके आपके 6 मार्क्स हो पाएंगे। इससे ज़्यादा आपको लाइन जो है फिल नहीं करनी। ठीक है, कम से कम शब्दों में आपको अच्छा प्रॉपर एक आंसर लिखना है। फिर है कि और कैसे कैसे मार्क्स है जो कि डिडक्ट होते हैं। जैसे मान लो मार्क्स, जैसे अभी हमने दिखाया था आपको पेपर, उसमें अगर आपको मार्क्स दे रखे हैं कि इतने मार्क्स का है और आपको आंसर भी उस लिमिटेशन वर्ड्स में देने होते हैं। अगर मान लो वो 100 वर्ड्स में मांग रहा हो और आप जो है 200 में या फिर 150 वर्ड्स में उसको आंसर दे रहे हो तो फिर आपके मार्क्स है जो कि डिडक्ट होंगे। ठीक है, मार्क्स है जो कि पूरे प्रॉपर नहीं दिए जाएंगे। राइटिंग जो है वो पूरी प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, प्रॉपर जो बोलते हैं ना जिसको क्लैरिफिकेशंस होने चाहिए। ठीक है, जो भी आप लिख रहे हो, केसेस लो जो कि लैंडमार्क जजमेंट है वो प्रॉपर होने चाहिए। साथ ही में जो लैंग्वेज है मतलब स्पेलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पता है बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखे या ना लिखे। ठीक है, मतलब बेयर एक्ट की जो थोड़ी लैंग्वेज है वो बहुत हार्ड होती है, तो आप ये भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज है जो कि लिखनी चाहिए मेंस में या नहीं लिखनी चाहिए, या फिर हम खुद ही एक्सप्लेनेशन करके लिख दें। ठीक है, अब देखो क्या है कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज को लेके बहुत सारे जो है कन्फ्यूज़न रहते हैं, तो हम पूरा प्रॉपर आंसर लिखना ही देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना होता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया आपके पास कि प्रथम इतला रिपोर्ट किसे कहते हैं, इसका शैक्षिक महत्व क्या होता है, क्या प्रथम इतला रिपोर्ट शैक्षिक के रूप में ग्राह्य है, और या फिर दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम देखेंगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कहाँ कहाँ केसेस लॉ यूज़ होते हैं, तो प्रॉपर एक आपको सीक्वेंस पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। देखो, सबसे पहले एक आपको जर्नल मीनिंग देना होगा प्रथम इतला रिपोर्ट मतलब FIR का। ठीक है, उसके बाद उसके प्रोविजंस बताने होंगे, फिर आपको उसमें चैप्टर बताना होगा कौन से चैप्टर में, और साथ ही में सेक्शन भी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जो है FIR का प्रोविज़न है। ऐसे करके आप जो है कंप्लीट जर्नल मीनिंग्स दे दोगे। उसके बाद आपको प्रॉपर जो है अब यहाँ पे बेयर एक्ट की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे 154 में जिसका टाइटल है वो दिया, और साथ ही में आपको उसकी जो बेयर एक्ट लैंग्वेज है वो, और साथ ही में उसका एक्सप्लेनेशन भी उसी लाइन में ऐड करके लिख सकते हो।
उसके बाद आपको केस देना है, वो भी कैसा, जो आपके FIR से रिलेटेड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेफिनेशन टाइप में दी हो, ठीक है, या फिर उसका कोई मीनिंग जो है बताया हो, तो इस तरीके से आपको देना है यहाँ पे केस। जैसे इसमें दे रखा है HN रिश्व बनाम दिल्ली राज्य, ठीक है, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का केस सही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय बता रखा हो वो ऐसे पॉइंट में डिफाइन करके, या फिर आप डायरेक्ट जो है पैराग्राफ टाइप में लिख सकते हो 4 से 5 लाइन में, ठीक है। फिर है आपको इसके आवश्यक बिंदु बताने हैं, मतलब 154 में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो आप ऐसे पॉइंट डिफाइन कर दो, ठीक है। ज़्यादा लाइन थी, मतलब ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं बढ़ना, जो जानवीन चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें डालनी है यहाँ पे हमें। तो 154 जो मेन है इसका, ठीक है, तो मेन सेक्शन है FIR का, तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे बताने पड़ेंगे। फिर उसका सेकंड पॉइंट लिख देना है, मतलब 154 का जो 1 है वो कंप्लीट करना है, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स है उसके अंदर। फिर सेकंड है उसके बारे में यहाँ पे ऐसे बताना है आपको, ठीक है। तो इससे क्या एक्सप्लेनेशन भी हो गई, साथ ही में डायरेक्ट लैंग्वेज भी यूज़ हो गई, ठीक है। अगर प्रॉपर भी आप नहीं कर पा रहे हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। है धारा 154 का 3 जो क्लॉज है कि जो इत्तला को अभिलिखित करने से इनकार करना, तो उसके बारे में यहाँ पे बताना होगा आपको। पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को इनकार करने का उपचार, तो वो सारे उपचार बताने हैं आपको। कोई लैंडमार्क जजमेंट हो तो यहाँ पे महत्वपूर्ण वाद करके इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है केस को, और हाईलाइट कर देना है। जैसे ये बोल्ड हो रखा है तो आप डबल अंडरलाइन कर सकते हो। फिर है कि प्रथम इत्तला रिपोर्ट का साक्ष्यिक मूल्य बताना है कि साक्ष्य के रूप में यूज़ होगा या नहीं होगा। तो ये एविडेंस के रूप से तो यूज़ लिया नहीं जाता, ठीक है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे लिख देने हैं आपको। फिर कोई और इम्पोर्टेंट जजमेंट है तो आपको वो दे देना है, ठीक है। अब आपको क्या है कि इसी से रिलेटेड होना चाहिए जो आप मतलब टॉपिक लिख रहे हो, ठीक है, उसी से रिलेटेड। जैसे अभी क्या था कि प्राथमिक जो सूचना रिपोर्ट होती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट, वो शैक्षिक मूल्य नहीं होता, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे केस दिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वापस से डेफिनेशन का कोई केस डाल रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर प्रॉपर लिखना है। फिर है डायरेक्ट लैंग्वेज प्लस जर्नल लैंग्वेज, दोनों यूज़ करनी है आपको, ठीक है। डायरेक्ट जैसे डेफिनेशन दे दिया आपने, ठीक है, फिर साथ ही में उसका 2 लाइनों में एक्सप्लेनेशन भी दे दिया शॉर्ट, ठीक है, जर्नल मीनिंग्स, ठीक है। अब मान लो कोई सेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग जो है चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग है, तो फिर उन सब के नेम भी आपको लर्न होनी चाहिए, मतलब टाइटल एक तरीके से। साथ ही में आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो भी आप उस आंसर में टॉपिक लिख रहे हो, जैसे अभी हमने FIR का देखा था, तो अगर FIR की डेफिनेशन है लिखी है तो जस्ट नीचे उसके जो अगर केस दे रहे हो आप, तो वो डेफिनेशन से रिलेटेड ही आना चाहिए, या फिर FIR को कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेन कर रहा हो, ठीक है। अगर वो एलिमेंट्स दे रहे हो तो वो एलिमेंट से रिलेटेड ही केस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में वो फिर आप जो है डेफिनेशन कहीं केस लिख रहे हो और जो एलिमेंट्स का है वो कहीं केस लिख रहे हो, नहीं, जो प्रॉपर जो आपने लिखा है ऊपर और फिर केस देना चाह रहे हो तो वो उसी से रिलेटेड ही केस होना चाहिए। जैसे कि अभी आपको आंसर राइटिंग में दिखाया था कि किस तरीके से आपको केस है जो कि लिखने हैं, डेफिनेशन कहाँ लिखनी है, प्रॉपर जो लैंग्वेज होनी चाहिए। तो आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। और जो भी अगर आप मेन से रिलेटेड या राजस्थान APO से रिलेटेड जो भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो वो आप प्लेलिस्ट लिंक से भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा।